हेलो। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस विद देयर इज अ सेल ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द एसेट, अंडरस्टैंड जनरल एंट्रीज एंड थर्ड और आखिरी क्वेश्चन विद फॉर्मेट। क्वेश्चन भी करेंगे इजी सा, फॉर्मेट के साथ करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू समझ लेते हैं। एक बंदा है, उसने कार परचेज करी है 1 लाख में। आफ्टर 3 इयर्स उसने उस कार को सेल कर दिया 80,000 में। तो उसको 20,000 का लॉस हो गया? नहीं, उसको 20,000 का लॉस नहीं हुआ। जब उसने कार खरीदी होगी तो 3 साल तक उसको यूज करेगी, उसका कोई डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन से उसकी कार की वैल्यू कम हो गई होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ता है डब्ल्यू ऑफ द असेट विद द सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू ऑफ द असेट निकालना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ द सेल। सेकंड हमें निकालना, सेकंड आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट। ओके, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा कि एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। कार खरीदी है एक बंदे ने, किसी भी कार खरीदी होगी, ठीक है, उसको खरीदा है कम से कम 1 लाख रुपीज में। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2010 डेप्रिसिएशन लगाया है 10% ऑन स्ट्रीट लाइन मेथड। उसको सेल करा है 80,000 में 30 जून 2013 को। 30 जून 2013 को उसको सेल करा है। ठीक है, अब स्टेप वन क्या है, हमें डब्ल्यू निकालना है एसेट की। तभी हमें पता चल पाएगा कि उसको जब सेल करने जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो डब्ल्यू सबसे हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द टाइमलाइन। हम टाइमलाइन बनाएंगे जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है, क्या है डब्ल्यू क्या नहीं है। ठीक है, सो 1 जनवरी 2010 को जब हमने एसेट खरीदी थी, ठीक है, उसके करेक्ट 1 साल बाद हमें उसकी डब्ल्यू पता चलेगी, क्योंकि पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 दिसंबर 2010 को डब्ल्यू थी 90,000। 1 लाख का 10% ऑन एसएल बेसी 10,000। सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन सेम लगेगा, तो सेकेंड ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2011 में डब्ल्यू बचेगी 80,000। थर्ड ईयर के एंड में डब्ल्यू बचेगी 70,000, जो कि 31 दिसंबर 2012 है। उसके बाद हम जो 2013 का 31 दिसंबर नहीं लेंगे, बिकॉज फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि 30 जून 2013 को हमने सेल कर दिया, मतलब सिर्फ 6 महीने तक हमने उसको यूज करा है। ओके, तो डेप्रिसिएशन भी होगा, वो भी सिर्फ 6 मंथ का ही निकलेगा, जो कि 5,000 होगा। तो डब्ल्यू ऑन द डेट ऑफ द सेल हमें पता लग गया है कि 65,000 है। ओके, तो स्टेप टू क्या है, हमें कंपेयर करना है डब्ल्यू विद द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 80,000 थी। और जो डब्ल्यू आया था एट द डेट ऑफ द सेल वो 65,000 था। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 का। अगर हम उसको हिस्टोरिकल बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे तो सही ढंग से पता नहीं चलने वाला कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। ओके, अब दूसरी चीज देख लेते हैं, सेल ऑफ द पार्ट ऑफ द असेट। अगर एक पार्ट को सोल्ड करा है सिर्फ, तो इसमें क्या है, हियर कंपनी डू नॉट सेल होल असेट, ओनली पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। तो पूरा एसेट सोल्ड नहीं होता, सिर्फ उसका एक पार्ट सोल्ड होता है। जेसीबी है, 10 लाख की जेसीबी खरीदी है, उसका एक पार्ट है जिसकी अभी वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज टोटल जेसीबी की वैल्यू है, 2 लाख रुपीज उसके पार्ट की वैल्यू है। उसका उससे एक पार्ट को सोल्ड कर रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स। कितने में सोल्ड करा है? 80,000 में सेल करा है। तो हमें क्या देखना है कि जो पार्ट है उस पार्ट की वैल्यू कितनी है। डेप्रिसिएशन दोनों पे लगने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि उस पार्ट की डब्ल्यू कितनी आ रही है, तो हमें पता लग पाए कि जो हमने पार्ट सोल्ड करा उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो इसको एग्जांपल से ले लेते हैं। 10 लाख की जेसीबी थी, 20% डेप्रिसिएशन लग रहा था ऑन डब्ल्यू बेसिस। ओके, और जो पार्ट था उस पार्ट का वैल्यू कितना था? 2 लाख रुपीज था। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ, मैं आपको समझाने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। बाकी जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको अलग अलग नहीं करना है, इन दोनों को एक ही लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जो बैलेंस मशीनरी थी, वो बैलेंस मशीनरी 8 लाख बची है। अगर हम पार्ट को निकाल दें तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 8 लाख पे जो लगेगा डब्ल्यू के हिसाब से 1,60,000, इस पे पार्ट पे लगेगा 40,000। डब्ल्यू की फर्स्ट ईयर के एंड में 6,40,000 और 1,60,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,28,000
और पार्ट पे लगेगा 32,000। WDV आएगी सेकेंड ईयर के एंड में 5,12,000 और इसकी आएगी 1,28,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ JCB पे लगने वाला है, जो कि 1,02,400 है। बाकी पार्ट पे नहीं लगेगा थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये सोल्ड हो चुका है। मैं यही चीज मेन है, क्योंकि जो पूरी JCB है, जिस JCB तो अभी भी चल रही है ना, JCB को सोल्ड थोड़ी, सिर्फ उसका एक पार्ट को सोल्ड करा है। तो उसका पार्ट को सोल्ड करा, तो 1,28,000 WDV था, सेल करा हमने 80,000 में, और 1,28,000 में उसको उसकी WDV थी, तो लॉस हुआ। अब हम आगे समझ लेते हैं जनरल एंट्रीज। ओके, सो फर्स्ट जनरल एंट्री है असेट परचेजिंग कैश। आपको मैं इसमें आपको पूरा गोल्डन रूल नहीं समझाऊंगा, उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। असेट अकाउंट मतलब होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो असेट आया हमारे पास, डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट भी एक रियल अकाउंट है, वो भी एक असेट है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट जब आया तो हमने उसको डेबिट करा, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक गया तो हमने उसको क्रेडिट करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड एंट्री है असेट परचेज की। हमने असेट परचेज करा था, फर्स्ट एंट्री में कैश है, अब हम असेट परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे खरीद रहे हैं। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। असेट अकाउंट अभी भी डेबिट होगा क्योंकि अभी भी उस पे रियल अकाउंट लग रहा है, पर वेंडर अकाउंट क्या है? वेंडर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नेचर होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, हम वेंडर से असेट ले रहे हैं, वेंडर कौन है? वेंडर गिवर है, तो उसको हमने क्रेडिट करा, और असेट तो वैसे ही डेबिट होगा क्योंकि असेट तो बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और वेंडर जो है, वेंडर हमारी लाइबिलिटी हो गई है, हम हमें उसको पैसा देना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। अब समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, उसको हमने डेबिट करा। और असेट, जो डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से असेट कम हो रहा है, तो असेट को क्रेडिट करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पोस्टिंग टू P&L अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में डेप्रिसिएशन की दो एंट्री होती है। सबसे पहले तो असेट, फिर उसको पोस्ट करना पड़ता है P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट का नेचर क्या होता है? P&L अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। P&L अकाउंट मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉसेस में रिकॉर्ड करती है, जितने भी एक्सपेंस होता है उसे डेबिट होता है, जितने भी इनकम्स होती है वो सब क्रेडिट होती है। तो हमने P&L को डेबिट करा क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है। सेल ऑफ असेट, असेट को सेल करने की एंट्री। इसमें क्या है कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट कम हो रहा है। तो हमने जब असेट को सोल्ड करा तो हमारे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट बढ़ा, डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब असेट गया तो क्रेडिट हुआ, असेट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट। असेट को सोल्ड करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की भी कहीं ना कहीं पे जगह होगी। अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट टू P&L अकाउंट। मैंने अभी अभी P&L अकाउंट का नेचर बताया था। नेचर क्या होता है P&L अकाउंट का? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी इनकम हुई है प्रॉफिट ऑन सेल, तो उसको क्रेडिट करा तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और लॉस वो होता है डेबिट, तो P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देख लो, और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको और समझा दूंगा। अब लास्टली एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपनी परचेज a machinery for ₹20,000 on 1st April 2011. The machinery is depreciated 10% per annum on the original cost. On 1st April 2013, the machinery was sold for 12,000. सिंपल सा क्वेश्चन है, मशीनरी परचेस करी है 20,000 रुपए में 1 अप्रैल 2011 को। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड पे 1 अक्टूबर 2013 को उसको बेच दिया है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। ओके, डेट 1 अप्रैल 2011 को उसको खरीदा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। मशीनरी हमारे पास आई, मशीनरी आई तो मशीनरी को डेबिट करा, मशीनरी का अकाउंट डेबिट हुआ।
31 मार्च 2012 साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा मतलब मशीनरी अकाउंट कम हुआ। ओके, तो उसको क्रेडिट करा 2000 रुपए से। बाकी बैलेंस बीडी सीडी बचा, मतलब अभी भी हमारे पास इतनी मशीनरी की वैल्यू बची हुई है। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, मशीनरी अभी की वैल्यू इतनी हमारे पास बची हुई है। उस वैल्यू को हमने दूसरे साल में उतारा 30 अप्रैल 1 2012 को। 31, फिर अगले नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट इस ईयर के एंड में वो जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फिर से लगा, और उसकी वैल्यू थी 2000 रुपीज। ओके, फिर बैलेंस सीडी जो बचा साल के एंड में, इसकी वैल्यू अभी तक हमारे पास बची हुई है। बैलेंस बीडी मतलब कि 16,000 रुपये हमारे पास अभी भी उसकी वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा 6 मंथ का, क्योंकि हमने उसको सेल करा 1 अक्टूबर को। उसके बाद बैंक में पैसा आया 12,000 रुपीज से, और प्रॉफिट एंड लॉस गया थी 3,000 रुपीज का। ओके, यहाँ पे मशीनरी कम हो रही है, तो बैंक बैंक अकाउंट हमने जब उसको सोल्व करा तो हमारे पास पैसा आया और मशीनरी कम हुई, इसलिए उसको क्रेडिट कर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करा। हमें लॉस हुआ यहाँ पे मशीनरी पे, इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट होगा, और जो मशीनरी अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।